मुझे नहीं जाना उनके पास, मेरे सब कुछ आप हैं मम्मी। वो रोते हुए माँ से बोली, टीना तुम्हें जाना होगा, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। तुम्हारे पापा हैं, वो मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मेरे माँ के बिना उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल बिताए थे। मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं ये मेरे पापा को पता नहीं था। वे अनजान थे और आज अचानक आ गए थे मुझ पर हक जताने। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी मम्मी। वो बहुत गुस्से में आई थी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? रुक्मणी देवी ने उसे खुद से दूर झटका तो वह हैरानी से माँ को देखने लगी। पहली बार उसे यूं माँ ने दूर किया था। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें कल ही अपने पापा के साथ जाना होगा। बात खत्म। वो आंखों में आंसू लिए मुंह फेर गई, जबकि टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ इस तरह जालिम कैसे हो सकती थी? बचपन से लेकर अब तक माँ को देखती आई थी। अब अचानक माँ उसे यहाँ से उसके पापा के पास भेजना चाहती थी, क्यों? वह उलझ रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर भेजना था तो वह खुद भी तो साथ चल सकती थी, पर वह खुद यहीं रुक रही थी अपनी छोटी बहन मीरा के साथ, जिनकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी कि उनके कारोबार में नुकसान की वजह से वे दोनों उनके साथ आकर रहने लगे और बात वहीं से बिगड़ने लगी। पर इस बात को ऐसे हैंडल किया जाएगा, टीना के दिमाग में भी नहीं था। सुबह होते ही उसे वहां से भेजा जाना था। रुक्मणी देवी उसे जी भरकर देखे जा रही थी। आप गलत कर रही हैं दीदी, मत भेजिए आप उसे, वह नहीं रह पाएगी। मीरा अपनी 1 साल की बेटी चंचल को उठाते रुक्मणी से बोली थी, मेरे और मेरे बेटी के बीच की समस्या है, इसमें तुम मत बोलो। उनका सब दुखी भरा था लेकिन अंदाजा काफ़ी गंभीर था। मीरा चुप हो गई। टीना ने उन्हें देखा। जाओ बाहर, गाड़ी आ गई है, रुक्मणी ने गुस्से से कहते मुंह फेर लिया तो वह चुप से बाहर निकल आई। उसका सामान ड्राइवर ने गाड़ी के डिक्की में रखवा दिया। तब वह एक आखिरी नज़र माँ के घर को देखती गाड़ी में बैठ गई। आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। उसके गाड़ी को निकलते ही रुक्मणी खिड़की के पर्दे हटाकर देखती, फूट फूट कर रोती थी। मुझे माफ़ कर देना टीना, मैं एक अच्छी माँ तो बन गई लेकिन बाप के बिना तुम्हारी सुरक्षा न कर सकी। तुम्हारी सुरक्षा के लिए पिता की छत्र छाया चाहिए। टीना मेरी जान, भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। वह रोए जा रही थी लेकिन बेटी के लिए प्रार्थना करना नहीं भूली थी। ठाकुर हाउस ये बंगला बहुत बड़ा था, जिसमें रहने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। 2 भाइयों के बीच गहरी मोहब्बत कभी नफरत में न बदली, लेकिन इन सब में आग लगाने वाली उनकी बहन मौजूद थी, सितारा देवी, जो शादी के बाद अपने ससुराल में न बसी थी लेकिन अपने गोद लिए बेटे के साथ भाइयों के चौखट पर आकर बैठ गई थी। बड़े भाई राजवीर, उनका भी एक गोद लिया हुआ लड़का जतिन था, बहुत गुस्सैल और हैंडसम। जितना वह खूबसूरत था उसका दिल उतना ही मुलायम था और ये उसके रुतबे की वजह से था। वह इंस्पेक्टर था, मुजरिमों के लिए एक खतरनाक इंस्पेक्टर, बॉडी बिल्डर वाला, और माँ की आंखों का तारा भी पिता के लिए एक सर दर्द से कम नहीं था। राजवीर पॉलिटिक्स की दुनिया में अपना एक नाम, एक रुतबा बना चुके थे। ऐसे में उनका गोद लिया हुआ बेटा अक्सर ही उनकी पार्टी के बंदों को हिरासत में ले लेता था, क्योंकि वह इंस्पेक्टर था और किसी तरह का क्राइम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, फिर चाहे सामने बाप ही क्यों न हो। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता रहता था। दूसरी तरफ विक्रम था, जिनकी पत्नी को इस घर से निकाल दिया गया था एक साजिश के तहत, जिसकी वजह थी राजवीर की साली कालिंदी, जिसने रुक्मणी को भी पीछे छोड़ दिया था। वह कंवारी थी, उनके चौखट पर आकर बैठ गई थी। विक्रम, जो वे आज भी अपनी पत्नी के लिए जी रहे थे, भले वह उनकी ज़िंदगी से जा चुकी थी, 21 साल पहले की बात थी, लेकिन वह आज भी उनके दिल में वैसे ही थी जैसे पहले दिन की तरह थी। वह उनकी ज़िंदगी थी, पर एक गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता तोड़ मरोड़ कर रख दिए गए थे। उन 21 सालों में एक दूसरे से मिलने तक न आई। विक्रम भी फौज में थे, उनकी पोस्टिंग हर जगह होती रहती थी। कालिंदी उनके आसपास साई की तरह चिपकी रहती थी। अभी 1 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी और वे कालिंदी के साथ वहीं रह रहे थे। कालिंदी से उन्होंने शादी नहीं की थी। वे लौट आए थे जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ, तो भाई की मोहब्बत में सब गमों को भुलाकर वे लौट आए थे। लेकिन हिंदुस्तान आकर भी उन्होंने अपनी पत्नी से बात तक न की। वे तो ये तक नहीं जानते थे कि उनकी एक बेटी भी है। दिल में दर्द के टीसे तो उठती थी, लेकिन वे अपना दर्द छुपाना खूब अच्छी तरह से जानते थे। फिर एक रात उनकी पत्नी ने उनसे बात की। वह जान गई थी कि विक्रम वापस सहारनपुर आ चुके हैं। उन्होंने तो कसम खाई थी कि वे जिंदगी भर अपने पति विक्रम की शक्ल तक नहीं देखेंगी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए उनसे बात करनी पड़ी। और आज टीना अपने पिता के घर आकर रह रही थी। वह यहाँ आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा था। वह बाप को सिर्फ तस्वीर की हद तक ही जानती थी। बाप का प्यार क्या होता है उसे पता नहीं था। और आज एकदम अचानक उसकी माँ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था, खुद से अलग करके उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। उसको सिर्फ वह तस्वीर तक ही बाप मानती थी।
माँ के उस फैसले के पीछे वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने अपने दिल में एक वादा जरूर किया था कि वे विक्रम को अपना बाप कभी स्वीकार नहीं करेगी और एक दिन वापस अपनी माँ के पास लौट आएगी। अब ये वक्त ने तय करना था कि टीना अपने पिता को छोड़कर जाती है या नहीं। सीढ़ियाँ उतरता वह नीचे आ रहा था। कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जतिन था। उसे देखकर जीने वाली कोमल देवी और वह माँ का लाडला बेटा उस वक्त माँ का माथा चूम रहा था। कोमल देवी के कजन का लड़का था। उसकी कजन जतिन को जन्म देते ही मर गई थी। उसके बाद कोमल देवी ने उसे गोद ले लिया था। जब से ही वह उसे आंखों का तारा समझती थी, जबकि बाप का बस पैर छूकर वह आशीर्वाद लिया करता था। राजवीर ने भी एक उचटती निगाह अपने जवान बेटे पर डाली। 24 साल का जवान बेटा उनका खून गरमाने के लिए काफ़ी था। भले वो पॉलिटिक्स की वजह से बाप से उखड़ा उखड़ा रहता था, लेकिन बाप के लिए तो वह उनके जीने की वजह था। राजवीर की जान उसमें बसती थी, अपनी पत्नी और बेटे में। विक्रम ने नाश्ते की टेबल पर बैठे सबको प्रणाम किया। उनकी बहन सितारा देवी ने भाइयों की नज़र उतारी तो पास बैठी कालिंदी खुशी से झूम उठी थी। वह तो विक्रम को देख देख कर ही जीती थी। कालिंदी ने विक्रम के लिए पूरी जवानी बिता दी, लेकिन विक्रम ने उनसे शादी नहीं की थी। अपनी पत्नी रुक्मणी देवी से कभी गद्दारी नहीं करना चाहते थे। रुक्मणी देवी चाहती थी कि कालिंदी यहाँ से चली जाए। खुद कोमल देवी ने भी अपनी बहन कालिंदी को यहाँ से भेजने का इतना उपाय किया, लेकिन वह यहाँ से नहीं गई। कल मेरी पार्टी के एक आदमी को पकड़ा है तुमने? राजवीर की बात पर सभी चौंके थे, सिवाय जतिन के। उसे छोड़ दो, राजवीर ने कहा तो जतिन ने नाश्ते से हाथ खींचते बाप की तरफ चुभती हुई नज़रों से देखा। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, रिश्वतखोरी के मामले में अंदर हुए हैं, मुश्किल है। जतिन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये तुम्हारा बाप कह रहा है, फिर क्यों मुश्किल है? अब की बार राजवीर को गुस्सा आने लगा था। क्यों आपकी, मैं क्यों सुनूं? मैं कानून की नौकरी करता हूँ, आपकी नहीं। दोनों बाप बेटा आमने सामने हुए थे। कोमल देवी फिर अपना सर पकड़कर रह गई थी। अक्सर हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद ये बहस छिड़ ही जाया करती थी। सभी को इसकी आदत हो गई थी। नमस्ते। अचानक से एक ऐसी आवाज़ पर सभी चौंके थे। दरवाजे से इंटर होकर खड़ी हुई उस नाजुक सी लड़की को देखा। विक्रम के तो चेहरे पर रंग खिल गए थे। अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जबकि बाकी सबकी आंखों में हैरानी और सवाल थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि विक्रम ने अपनी बेटी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले कि कोई और टोकता, विक्रम ने आगे बढ़कर तीनों को गले से लगा लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे। चश्मा उतारते दूसरे हाथ में थामे वे उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़े। अपने बड़े भाई राजवीर की तरफ बढ़े। भाई साहब, ये मेरी बेटी है टीना। उनकी बात सुनते ही सभी हैरानी में पड़ गए थे। आज 21 साल के बाद वे लड़की को सबके सामने किए अपनी बेटी के हैसियत पर सबसे मिलवा रहे थे। टीना ने बिल्कुल चुप नज़रों के साथ सबको देखा। किसी के चेहरे पर कोई खुशी के असर दिखाई न दिए। रुक्मणी देवी की बेटी है। अचानक से कोमल देवी की मोहब्बत भरी आवाज़ पर टीना ने उन्हें देखा। 3 लोग हैं जो वहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, तुम्हारे बड़े मम्मी पापा और जतिन, लेकिन उन्हीं की बहन से बचकर रहना होगा। यहाँ आग का गोला है, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। यहाँ अचानक कैसे आ गई? सितारा देवी को भी गुस्सा आने लगा था। अगर ये आग का गोला है तो मैं भी बारूद हूँ, उसको घूरते हुए देखते दिल ही दिल में बोली। कोमल देवी ने आगे बढ़कर टीना को गले से लगाया था। वेलकम टू होम बेटा, ये तुम्हारा घर है। मम्मी किधर है? वह नहीं आई? उनके सवाल पर टीना खाली खाली नज़रों से बाप को देख रही थी। नहीं, अभी सिर्फ टीना आई है। विक्रम ने मोहब्बत से बेटी का हाथ थामा। यह अचानक राजवीर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। तभी जतिन के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वह सबको नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया। बस अचानक ही ये सब हो गया। भाई साहब, अब टीना यहीं रहेगी। बहुत मन से कहा था राजवीर, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। मुझे कल भी तुम्हारी फैमिली को यहाँ रहने से कोई भी परेशानी नहीं थी और ना ही आज है। खुश रहो। उसके कंधे पर हाथ रखकर और टीना के सर पर प्यार भरा हाथ रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। विक्रम, आप पहले बता देते तो मैं टीना का रूम सेट करवा देती। चलिए आप लोग नाश्ता करो, मैं अपनी बेटी का रूम सेट करवा देती हूँ। कोमल देवी बड़े प्यार से कहती उठ खड़ी हुई थी। वैसे छोटे भैया, अचानक ही तुम उसे यहाँ पर ले आए? सितारा देवी ने बड़ी मुँह बनाकर कहा था। मैं खुद आई हूँ यहाँ। टीना के जवाब पर वह सब उसे देखने लगे। यहाँ आकर बैठो टीना। विक्रम ने बेटी को अपने साथ बिठाया और अपने हाथों से नाश्ता करवाया। वह तो समझ रही थी कि बाप उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए इतने साल वह उससे दूर रहे, उसकी खबर तक नहीं ली। लेकिन अब उनको देखकर नहीं लग रहा था जैसे वह तो कब के तरसे हुए थे। टीना बेटा, आपका रूम सेट करवा दिया गया है। ऊपर लेफ्ट साइड में है, सेकंड रूम है। नौकरानी ने सामान रखवा दिया है। बेटा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो बिना झिझक बोल देना। ये आपका अपना घर है। कोमल देवी वहां आते प्यार से टीना को कहा।
टीना जो अब सिर्फ मुस्कुरा सकी थी, तो वो माँ से अलग होने का गम नहीं भूल पाई थी कि उनकी मोहब्बतों को क्या समझ पाती। उनके बताए गए रूम में आते हुए अपना बैग एक तरफ रखती, मोबाइल पर अपनी माँ को कॉल मिला रही थी। कॉल जा रही थी लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। टीना बुरी तरह से दुखी हो रही थी। एक तो वह माँ का हुक्म मानते ही यहाँ आ गई थी, अब उन्होंने बात भी ख़त्म कर दी थी। उठती वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, लेकिन अपने कपड़े लेना ही भूल गई थी। इधर जतिन आधे रास्ते तक पहुंचा था कि उसे कॉल आने लगी। जो फाइल उसे चाहिए थी वह घर पर छोड़ाया था। अब फिर से गाड़ी को वापस मोड़ रहा था और गुस्से में था। गाड़ी गेट से बाहर रोकता वह गेट पर खड़े चौकीदार को कुछ समझा रहा था। सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम का दरवाज़ा खोला, अपना मोबाइल दराज के ऊपर रखा, अपना कबाड़ खोलता ताकि उसमें से फाइल निकाल ले। अभी उसे वहाँ खड़े कुछ ही मिनट हुए थे कि अपना दरवाज़ा बंद करता अपने दाईं तरफ मुड़ा कि वहीं बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। वह कमसिन लड़की अपने आप को टॉवल में लपेटे दूसरे छोटे टॉवल से अपने बालों को लपेटते हुए बाथरूम से बाहर निकली थी। चेहरे पर आवाज़ ही गायब थी। वह अपने बालों के साथ उलझी हुई थी, जबकि जतिन उसे सर से पैर तक बेकाबू देखता चला गया। लेकिन अगले ही पल टीना की नज़रें उस पर पड़ी तो वह वहीं अपनी जगह बिल्कुल जम सी गई थी। उसी पल जतिन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह हद से ज़्यादा परेशान बिना कंट्रोल के बोला। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? शर्म नहीं आती यूं मुंह उठाकर किसी के कमरे में घुसते? वह भी गुस्से में आग बबूला होती। वह बिना सोचे समझे उसको सुना पड़ी थी। अभी भी उसे ये एहसास नहीं था वह सिर्फ एक टॉवल में वहाँ मौजूद है, बस उसे लड़ना था और वह लड़ रही थी। ये तुम्हारा रूम किसने कहा? जतिन को भी गुस्से ने घेर लिया था। वह गुस्से से उसकी तरफ पलटने लगा, लेकिन फिर उसकी हालत देखकर वापस उन्हीं कदमों से उल्टा अपना मुंह फेर लिया। जाओ जाओ जल्दी कपड़े पहनो। और जल्दी इस बार गुस्से से बोला था। मुझे बड़ी माँ ने ये रूम दिया था और आप यहाँ घुस आए हैं। वह जल्दी से बोल पड़ी थी। टीना का दिमाग भी घूम गया था। माँ ने? वह उलझा और दरवाजे की तरफ बढ़ते फिर से रुका। ड्रेसिंग रूम में जाओ। इस बार वह गुस्से में आया था। क्या करूं जाकर? मेरे कपड़े मेरे बैग में हैं और वे वहाँ हैं। जतिन के पास होती, थोड़ा दूरी पर एक काले रंग का बैग देखती, उसे समझी उसका बैग है, जबकि उसका बैग तो यहाँ था ही नहीं। वह उस बैग को लेने आगे बढ़ी थी। उसी पल जतिन भी गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से टकराए कि जतिन खुद को संभालते संभालते भी उसके ऊपर जा गिरा। उससे पहले कि टीना का सर दीवार से लगता, जतिन ने अपनी हथेली उसके सर के नीचे रखते उसका सर दीवार के साथ टकराने से बचाया था। उसके ऊपर गिरा, उसे देखते चला गया। वह क्यों इतना फिसल रहा था? पहली बार यूं किसी इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की से टकराया था। इतने करीब से उसे देख रहा था। अपनी 24 साल की ज़िंदगी में आज तक उसने बहुत सी लड़कियां उसके आसपास मंडराई थी। कई लड़कियों का तो वह क्रश भी था, लेकिन उसका मकसद अपने देश की सेवा करना था और अपने देश के दुश्मनों का खात्मा और सज़ा देना था। ओके, ये क्या मुसीबत है? पीछे हटो, पूरे जोर से बोला। मेरा सांस बंद हो जाएगा। टीना ने गुस्सा किया तो होश में आता थोड़ा सा ऊपर हुआ। नज़र भटक कर उसके सरकते टावल पर जा ठहरी। उसके छाती पर मौजूद 2 काले तिल जरा सी झलक देखते जतिन को पागल कर रहे थे। जतिन का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सामने लड़की सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी या बन रही थी? कैसे अपने जिस्म को वो उसे दिखा रही थी? क्या उसे होश नहीं था? दूर हटो, वो फिर से चिल्लाई और उसको दूर करने के चक्कर में वो बुरी तरह से उसके हाथों को टच कर रही थी कि उसका टावल और ज़्यादा सरकता नीचे हुआ था। यही जतिन की बस हो गई थी। वह अपने दिल को संभालता जल्दी पीछे हटा। फाइल उठाता, दराज के ऊपर से अपना मोबाइल लिए वह कमरे का दरवाज़ा खोलते जल्दी बाहर निकलता, जोर से दरवाज़ा बंद कर गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और मजबूत बॉडी बिल्डर हैंडसम आदमी था। कोई भी लड़की उसे आज तक ढेर नहीं कर सकी थी, लेकिन उस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत थी। वह मजबूत नौजवान की बोलती बंद कर गई थी। जतिन के दिमाग की फ्यूज उड़ा गई थी। अपने घने बालों में हाथ फेरता हुआ घर से ही चला गया, क्योंकि फ़िलहाल उसका पुलिस स्टेशन जाना बहुत ज़रूरी था। शाम को घर आकर अपनी माँ से बात करने वाला था। वह बहुत गुस्से में बोला था, देखो तो कैसे मुंह उठाकर अंदर चला आया और फिर मेरे ऊपर गिर गया। भगवान, मेरी कमर तो टूट गई। टीना अपनी कमर पर हाथ रखे हुए जैसे ही खड़ी हुई, उसका टावल उसके जिस्म से सरककर नीचे गिरा था। उसका दिल धक से रह गया। उसे अब होश आया था। वह उस आदमी के सामने टावल में थी, मतलब उसने मुझे इस हुलिये में देख लिया था। हे भगवान, बेशरम इंसान। वह बजाय अपनी गलती मानने को जतिन को ही बुरा भला कहने लगी थी। इधर रुक्मणी देवी से उसका बहनोई बहुत गुस्सा था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उसको यहाँ से भिजवा दिया, लेकिन क्यों? शाम को लक्ष्मण वापस घर आया तो रुक्मणी देवी से बात किया। उसे जैसे ही मीरा से पता चला
कि रुक्मणी देवी ने अपनी बेटी को उसके बाप के घर भिजवा दिया है। वह तो जैसे पागल होने को आया था और वह खड़ा रुक्मणी से सवाल जवाब कर रहा था। लक्ष्मण, वो मेरी बेटी है, मुझे अच्छे से पता है मैंने उसके लिए क्या फैसला किया है और क्या नहीं, और अपनी बेटी के मामले में मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगी। रुक्मणी देवी ने साफ शब्दों में उसे सुना दिए। लेकिन दीदी, आप जानती हैं ना, 21 साल तक उस आदमी ने आपकी शक्ल तक नहीं देखी, अपनी बेटी से मिला भी नहीं, और आपने उस आदमी के हवाले अपनी बेटी कर दी। कैसे भरोसा कर लिया आपने उस पर? अपनी नज़रों से झूठ बोलते हुए आपके दिल को कुछ हुआ नहीं? न जाने लक्ष्मण को किस बात पर गुस्सा आ रहा था। लक्ष्मण वह उसका बाप है और बाप पर भरोसा करने के लिए किसी सबूत या किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्लीज़ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान दो। टीना के लिए सोचने के लिए उसकी माँ अभी जिंदा है, लेकिन एक बात याद रखो, आपने बहुत गलत किया है, आने वाले टाइम में आप पछताओगी। वह उन्हें मुंह बनाकर कहता पलटने लगा। ये भी मेरी समस्या है, तुम इस समस्या में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। वह भी उसे जाते जाते सुना गई थी। बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। दीदी को सोचना चाहिए था, वे उनकी बेटी थी और इसी तरह चुप से उस आदमी के हवाले कराई। न जाने वहाँ किस हाल में होगी। कोई एड्रेस वगैरह है मीरा तुम्हारे पास उसका? बहुत फिक्र भरे अंदाज में लक्ष्मण ने अपनी पत्नी मीरा से पूछा। नहीं लक्ष्मण, कोई एड्रेस नहीं, कोई यहाँ से उसे छोड़ने तो गया नहीं, उसे खुद गाड़ी लेने आई थी और वह चली गई। मीरा ने अपनी बेटी चंचल को सुलाते हुए कहा, जबकि लक्ष्मण के चेहरे पर अब बहुत ज़्यादा परेशानी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह क्यों था, मीरा नहीं समझ पाई थी, पर शायद रुक्मणी देवी बहुत अच्छे से समझ गई थी। रात को खाने के टेबल पर वह सबके साथ मिलकर खाना खा रही थी कि उसी वक्त जतिन घर में दाखिल हुआ था। उसे देखते टीना ने अपना सर बिल्कुल प्लेट के अंदर झुका लिया था। जो कुछ सुबह हुआ था उसके साथ अपना किस्सा याद आ गया था तो अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गई थी। इतना हैंडसम और जवान आदमी था, उसके इस तरह करीब हुआ था। वह उस वक्त गुस्से में थी, उसे तब एहसास ना हुआ, पर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। न जाने उसने क्या क्या देखा होगा मेरा। वह अजीब सी लड़की अजीब से सोचों में पड़ी हुई थी और अब बिल्कुल उस पर निगाह नहीं डाल रही थी। बेटा, आज काफ़ी देर लगा दी आने में, कोमल देवी ने जतिन को खाने की टेबल पर खाना बढ़ाते हुए कहा। मम्मी प्लीज़, फ्रेश होना चाहता हूँ, आप सब बस भोजन करें। मम्मी प्लीज़, आप मेरी बात सुनिए। वह वहाँ से उठा, अपनी माँ को आवाज़ देता अपनी तरफ बुलाया था। सबके सामने कमरे की बात करना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अलग बुलाकर वह पूछने लगा, जिस पर उन्होंने क्लियर किया कि वह टीना गलती से उसके रूम में चली गई थी। फिलहाल अब वो आराम से अपने रूम में जा सकता है। टीना अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। वह धन्यवाद करता, भगवान का नाम लेता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाते उसे फिर से सुबह वाले सारे सीन याद आ गए थे। आंखें नीचे वो बिस्तर पर अपनी बाहें फैलाए लेटा था कि उसका वह खूबसूरत फिगर आंखों में घूम गया था। उसके दिल ने एक बीट मिस की। उफ, ये लड़की। वह आंखें खोल गया। अभी उसे आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो मेरे होश हवास पर छाने लगी है। वह जल्दी उठ बैठा, तभी किसी के आने की आहट हुई। जतिन अपनी जगह से उठ खड़ा रह गया। उसी वक्त वह एक नॉर्मल ड्रेस में थी, अच्छे से दुपट्टा सर पर रखा था। जतिन की आंखों से सुबह वाला मंजर चिपक ही गया था। वह, मुझे आपसे सॉरी बोलना था, सुबह गलती से आपके रूम में आ गई थी, मुझे पता नहीं था। इस वक्त सुबह से बिल्कुल अलग लग रही थी। चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो उस बात को। प्लीज़ एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कमरा अपना हो या पराया, हमेशा लॉक लगाकर रखना चाहिए। वह उसे नॉर्मल अंदाज में समझाया था। उसे कितना अपना सा लगा। टीना की आंखें नम हो गई। इधर राजवीर भाई, ये मेरे दिल की इच्छा थी कि टीना और जतिन का रिश्ता हो जाए। इस वक्त विक्रम राजवीर के पास बैठे अपनी बेटी के लिए बात कर रहे थे। टीना को यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और अब यहाँ के माहौल के हिसाब से उसमें ही रस बस गई थी। खुद को उसने इस माहौल के हिसाब में ढाल लिया था। अब वो चाहते थे कि जतिन और टीना का रिश्ता भी हो जाए। राजवीर सोच में पड़ गए थे, क्योंकि वह कोई भी फैसला जतिन की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते थे। वह अपनी ज़िंदगी के हर फैसले खुद लेने वाला आदमी था, इसलिए उसकी इच्छा जाने बगैर वे अपने भाई को जुबान नहीं दे सके और उसे सोचने का वक्त लेते हुए जतिन से बात करने की हामी भर ली थी। भाई, मैं जानता हूँ जतिन कभी भी मना नहीं करेगा, आप कहें तो मैं उससे बात कर लूँ। विक्रम ने अपने भाई को राय दिया। हाँ, चाहो तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। टीना घर की बेटी है, अच्छा है घर में ही रहे। जब रिश्ता घर में मौजूद है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। विक्रम ने भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, जबकि ये नहीं जानते थे कि अचानक बैठे बिठाए विक्रम को अपनी बेटी की शादी की क्या फिक्र लगी, क्योंकि अभी तो उसे आए हुए सिर्फ महीना हुआ था। उसने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन की थी, उसकी पढ़ाई भी अधूरी थी। शाम के वक्त जतिन के साथ गार्डन में टहलते विक्रम ने उसे टीना की बात की तो वो बुरी तरह से हैरान हुआ।
क्योंकि अभी उसकी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन अपने अंकल की बात सुनता वह एक पल को चुप हो गया था। यूं अचानक बैठे बिठाए वह हैरान हुआ। बस समझ लो तुम्हारे अंकल पर एक परीक्षा आन पड़ी है और इस परीक्षा से निकालने वाले तुम ही हो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर उसे मजबूत साया देने वाले जतिन तुम ही हो। न जाने वो क्या कह रहे थे, लेकिन इस सब की वजह जतिन को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वह अपने अंकल को मना नहीं कर सका और यूं जतिन और टीना का रिश्ता तय हो गया था और बहुत ही जल्दीबाजी में पंडित जी को बुलाकर उनकी शादी संपन्न करवाई गई थी। वह मासूम आंखों में आंसू लिए घूंघट से ही सबको देखती हिचकियों से रो रही थी। इस सब के पीछे भी उसकी माँ का ही हाथ था। वही चाहती थी कि जतिन और टीना की शादी हो जाए और उसके लिए उन्होंने 21 साल के बाद पहली बार अपने पति से बात करके न सिर्फ अपनी बेटी को उनके हवाले किया बल्कि उससे शादी की बात भी की। 21 साल बाद पत्नी की इच्छा को विक्रम ने रद्द न की। कोई शिकायत नहीं, ना कोई सवाल न जवाब हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी रुक्मणी का कहा कर दिखाया। विक्रम ने अपने ऊपर ये कर्तव्य समझा और आज वह सब कुछ कर बैठे। शादी भी हो गई। उस शादी में टीना की माँ नहीं थी, इसलिए भी ज़्यादा उदास थी, पर उनकी हाँ उसमें शामिल थी, इसलिए वह चुप से ये कड़वा घूंट भी भर गई थी। शादी होते ही सबने उसे बधाई दी तो विक्रम ने बेटी को सीने से लगा लिए। मेरी माँ को ले आते प्लीज, वह अकेली है, 21 साल से उनका कोई भी दुख बांटने वाला नहीं। मैंने आपकी बात मानी, अब आप मेरी बात मान जाओ। वह बाप के सीने से लगी अपनी इच्छा पिता को सुना गई थी, जबकि सितारा देवी और कालिंदी का मुंह बुरी तरह से खराब हुआ था। कहाँ वह इतने साल से विक्रम का इंतजार कर रही थी और कहाँ वह पहले बेटी को भेज दिया और अब वो माँ को यहाँ लाने की डिमांड कर रही थी। बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब ये समस्या, एक तो तुम्हारी माँ 21 साल पहले मेरे भाई को छोड़कर चली गई और पलट कर देखा तक नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी बताना जरूरी नहीं समझा, और आज 21 साल के बाद तुम्हारे माथे थूक दिया। अब ऊपर से तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाए। सितारा देवी बोली तो बोलती चली गई। दीदी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं? ये अब मेरी बेटी है, रुक्मणी मेरी पत्नी है। रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना 21 साल पहले था। विक्रम आज पहली बार पत्नी के लिए बोल पड़े थे। वह भाई मेरा मतलब 21 साल तक पलट कर देखा नहीं, बेवफाई की, इसलिए बोल रही हूँ। पापा मेरी माँ बेवफा नहीं। अचानक से रोते हुए टीना के होठों से आवाज़ आई। वे आज भी आपसे प्यार करती हैं और आपके नाम पर ही बैठी हैं। बस करो, तुम्हें बड़ों की बातों में बोलने की ज़रूरत नहीं। सितारा देवी ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। वह बाप के सीने में समा गई। दीदी प्लीज़ बस करो। वह अपना चश्मा ठीक करती चेहरा गुस्से में कर चुकी थी। मुझे तो भैया तुम्हारी भी समझ न आती है। उस औरत को घर लाने की बात हो रही है जिसे अपनी अहंकार इतनी प्यारी है कि वह आज बेटी की शादी में भी शामिल ना हुई। अगर इतना ही उसे तुम्हारी या अपनी बेटी की फिक्र होती तो आज इस शादी में ज़रूर आती, वह उसकी माँ बनकर शामिल हो जाती। सितारा देवी ने इतनी कड़वी बातें उनको सुनाकर अपना पाँव पटकती अंदर चली गई, जबकि सभी के नज़रें बिल्कुल चुप थी और विक्रम पर जा पड़ी थी। मेरी बेटी आपके हवाले है, उसका ख्याल रखना। बहुत मान के साथ अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ और उसके लिए जब भी उसका वर ढूंढे, जतिन से ज़्यादा मुझे कोई भी प्यारा नहीं लगता। वह 8 साल तक मेरी गोद में खेला है, वही मेरा अपना लगता है। जब भी सोचा बेटी के लिए उसी का चुनाव किया। अब हमारी बेटी की शादी होने जा रही है। आज वह चाहती थी कि उसकी माँ भी इस शादी में शामिल हो। आज उनकी दूसरी बार फ़ोन पर बात हुई थी और शादी का सुनकर वह रो पड़ी थी। मेरी प्रार्थना उसके साथ है विक्रम, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, आप कर दें उसकी शादी। वह रोते हुए बोल रही थी। रुक्मणी देवी, क्या 21 साल में भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? जो इस ठाकुर हाउस में आप कदम नहीं रखना चाहती, जबकि बात आपकी बेटी की है, उसी के लिए आज आ जाइए। वह नरम शब्दों में बोले। ऐसी बात नहीं विक्रम, आपको फिलहाल मैं समझा नहीं सकती। आप बस इतना जान ले कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। बस आज मुझ पर एक एहसान कर दो, टीना को सुरक्षित कर दो। रुक्मणी आखिर तुमको क्या हुआ, मुझे बता दो। आप इस तरह क्यों घबराई हो? कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं आपके साथ हूँ। विक्रम ने उन्हें अपना मान सम्मान दिया। वक्त आने पर सब बता दूंगी, जब तक कर सकती हूँ हैंडल करने दो। जब हार जाऊंगी तो आपको ही बताऊंगी। वह गहरी सांस भरते कॉल काट गई थी। टीना के बुलाने पर भी रुक्मणी देवी यहाँ नहीं आई थी। टीना बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे दे दो। पापा आप सब ठीक कर दो। वह टीना को अपने सीने से लगाते प्यार से बोल उठे थे। उनकी पत्नी ने उनकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। वह यहाँ आते ही सबसे घुल मिल गई थी, सबको दिल से इज्जत करती थी। खासकर वह अपनी सासू माँ की बहुत नज़दीक हो गई थी। टीना को उसके घर में वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। बाकी सितारा देवी और कालिंदी तो उसे एक आंख भी नहीं भाती थी, पर वह परवाह भी नहीं करती थी। वह उस वक्त छत पर चक्कर लगाता और साथ में मोबाइल पर बात करता।
उसकी नज़र नीचे गार्डन पर जा ठहरी। वहाँ झूले पर बैठी वो दिखाई दी तो उसे देखता मुस्कुरा पड़ा था। जब से शादी हुई थी तब से जतिन के देखने की नज़र ही बदल गई थी। अब पूरे हक से उसे देखता था। खुद पर नज़रों की आहट महसूस करती उसने अपनी पलकें उठाकर ऊपर देखा तो झूला रोक दिया। धड़कन की रफ्तार एकदम बढ़ गई थी। हाथ में थामा मोबाइल बुरी तरह से डर कर काँप रहे थे। आखिर टीना किससे बात कर रही थी? क्या रुक्मणी देवी इस घर में वापस आ पाएंगी? क्या कालिंदी राजवीर को छोड़कर चली जाएगी? इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।